नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। और हम इस पढ़ाई में प्रश्न पत्र 11 का भाषा की विशेषता ये मुद्दा देख रहे थे और इसमें से पहली 5 विशेषताएं मैंने उसका विश्लेषण आपके सामने रखा है। इसको फिर से एक बार दोहराता हूँ ताकि हमारी जो उसका क्रम जो है बरकरार रहे। तो पहली विशेषता मैंने बताई थी, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। इसका अर्थ यह है कि भाषा पिता द्वारा प्राप्त वस्तु नहीं है। मतलब भाषा वारिस के रूप में जिस प्रकार संपत्ति अपने बेटे को पिता से प्राप्त होती है, उसी प्रकार भाषा प्राप्त होगी ही ऐसा नहीं है। इसका उदाहरण मैंने आपको दिया था महाराष्ट्र में जन्मे बच्चे का, जो महाराष्ट्र में जन्मा है लेकिन जन्म के बाद 6 महीने बाद वो अगर उसकी विदेश में परवरिश हो जाती है तो वो बच्चा मराठी बोलेगा, ये कह नहीं सकते। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। दूसरी विशेषता हमने देखी थी, भाषा अर्जित होती है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी बच्चा जब भाषा बोलने के लिए सीखता है तब वो पहले उसके कानों पर आने वाले परिवार की सदस्यों की जो आवाज़ है और समाज के जो भी कुछ शब्द है वो पहले अर्जित कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। उसके आधार पर वो भाषा अर्जन करके बोलने के लिए सीखता है। तो अगली विशेषता हमने देखी थी कि भाषा अनुकरणशील होती है। मतलब जब भी नया कोई बच्चा जो है भाषा बोलने के लिए सीखता है तो वो पहले किसी न किसी की नकल करता है और नकल की हुई बातों को वो दोहराता है और धीरे धीरे वही नकल जो है उसकी अपनी भाषा बन जाती है। इसलिए भाषा अनुकरणशील होती है। अगली विशेषता हमने देखी है, भाषा चिर परिवर्तनशील होती है। मतलब भाषा निरंतर परिवर्तित होती है, बदलती रहती है और इस आधार पर इसकी परिभाषा बताई गई है कि भाषा निरंतर चिर परिवर्तनशील होती है। 5वीं विशेषता हमने देखी है, भाषा की धारा स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर बहती है। मतलब प्राचीन काल में आदिम युग में मनुष्य जब जंगलों में रह रहा था तो उसकी भाषा थोड़ी सी स्थूल रूप में थी। मतलब उसमें वो सूक्ष्मता नहीं थी। परिणामता ये हुआ कि जैसे जैसे मनुष्य विकसित होता गया और उसकी भाषा जो है स्थूलता से सूक्ष्म होती गई। तो इस प्रकार से मैंने 5 विशेषताएं आपके सामने प्रस्तुत की है, उसका विश्लेषण भी बताया है। अगली विशेषता भाषा की यह है, भाषा अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर जाती है। इसके पहले भी मैंने ये बताया है कि भाषा अप्रौढ़ माने जिसका विकास नहीं हुआ है, मतलब जो विकसित नहीं हुई है, जिसको हम अप्रौढ़ कहेंगे, और प्रौढ़ माने जिसका विकास हो चुका है। मतलब क्या है कि किसी भी छोटे बच्चे की भाषा ले लीजिएगा, उसकी अपनी भाषा जो है थोड़ी सी अविकसित होती है, उसकी भाषा मर्यादित होती है। मतलब वो मर्यादित शब्दों को ही जानता है। इसलिए भाषा अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर जाती है। इसका मतलब यह है कि वो जैसे जैसे बच्चा उम्र के हिसाब से बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी भाषा में भी वो प्रौढ़ता आने लगती है और अप्रौढ़ता वाली बात जो है धीरे 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 वो प्रौढ़ता में तब्दील हो जाती है। तो इस आधार पर भाषा की विशेषता बन जाती है, भाषा अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर बढ़ती है या हो जाती है। अर्थात कोई भी छोटा बच्चा जब उम्र के हिसाब से बढ़ता जाएगा तो उसकी 10 साल की जो भाषा है वही भाषा 30 साल में होगी, ऐसा नहीं है। निश्चित तौर पर 10 साल की भाषा की तुलना में उम्र के 30 साल की भाषा जो है वह विकसित ही होता वहाँ पे पाएगा। तो इस आधार पर भाषा की विशेषता बनी है, भाषा अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर जाती है। अगली विशेषता है, प्रत्येक भाषा की अपनी भौगोलिक सीमा होती है। मतलब क्या है कि देखिएगा, हमारे भारत देश के राज्यों का जो निर्माण हुआ है वो विशेषता भाषावार प्रांत रचना के आधार पर हुआ है। अर्थात इसका मतलब ये है कि प्रत्येक भाषा की अपनी भौगोलिक सीमा है। मतलब महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है तो महाराष्ट्र की मराठी जो है कोकण से लेकर विदर्भ तक जो भी कुछ परिवेश है उस परिवेश तक की भाषा मराठी भाषा है। मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा बोली जाती है, बिहार में हिंदी भाषा बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है। अगर हम भारत का नक्शा देखेंगे तो हमें प्रत्येक राज्य का अपना एक नक्शा वहां पे सामने आ जाएगा और उस नक्शे के आधार पर हम कह सकते हैं कि संबंधित
सीमा के भीतर ही वहां पे वह भाषा जो है बोली और समझी जाती है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक भाषा की अपनी भौगोलिक सीमा होती है। मतलब क्या है कि हर राज्य की, मतलब भारत में अगर देखेंगे तो हर राज्य की अपनी अपनी भाषा है। कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, केरल में मलयालम बोली जाती है। अर्थात ये जो भाषा के जो रूप है, उन भाषा के रूपों को अगर हम थोड़ा सा देखेंगे भौगोलिक स्थिति के रूप में, तो वहां पे हमें दिखाई देगा कि उन राज्यों की सीमाएं भी जो है उसी भाषा के प्रांत तक ही वहां पे फैली हुई है। तो इस आधार पर भाषा की विशेषता बन जाती है कि प्रत्येक भाषा की अपनी एक भौगोलिक सीमा होती है। मराठी निश्चित तौर पर महाराष्ट्र का जितना भी प्रदेश है वहां तक ही बोली जाती है, उसके आगे दूसरी भाषा उस राज्य की वहां पे शुरू हो जाती है। तो इस आधार पर यहाँ पे प्रत्येक भाषा की अपनी भौगोलिक सीमा होती है, ये विशेषता वहां पे सामने आ जाती है। अगली विशेषता है प्रत्येक भाषा की अपनी एक ऐतिहासिक सीमा होती है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक भाषा का अपना एक कालखंड होता है और उस कालखंड तक ही वो भाषा जो है धीरे धीरे परिवर्तित होते होते विकसित हुई होती है। उदाहरण के तौर पर हम जब कहेंगे कि आदि काल में वैदिक संस्कृत, मतलब प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल की अगर बात हम करेंगे, तो उस दौरान वहां पे ईस्वी सन 1500 ईस्वी सन पूर्व के आसपास जो है भारत में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, ये दो भाषाएं वहां पे मौजूद थी। धीरे धीरे लौकिक संस्कृत से वह पाली के रूप में मतलब परिवर्तित हो गई। अर्थात ईस्वी सन पूर्व 500 से ईस्वी सन 1 तक पाली का वहां पे हम कालखंड देख सकते हैं और उसके बाद प्राकृत भाषा निर्माण हुई देख सकते हैं। मतलब ईस्वी सन 1 से ईस्वी सन 500 तक प्राकृत भाषा का हम रूप वहां पे देख सकते हैं। मतलब क्या है, फिर 500 से आगे अपभ्रंश भाषा आ जाती है और अपभ्रंश से आगे जो है आज की जो आधुनिक आर्य भाषा है, जो है हिंदी होने दीजिए, मराठी होने दीजिए, मतलब हमने प्राकृत के जो रूप देखे थे, अपभ्रंश के जो रूप देखे थे, उसके विकसित रूप जो है आज वहां पे मौजूद हुए दिखाई देते हैं। तो मतलब क्या है कि प्रत्येक भाषा जो है अपने विशिष्ट कालखंड में ही वहां पे काम कर चुकी होती है और उसका बदला हुआ रूप हमारे पास आज वहां पे आ जाता है। उदाहरण के तौर पर मध्यकालीन भक्तिकालीन साहित्य में, हिंदी साहित्य का इतिहास जब हम पढ़ेंगे तो उस दौरान सूरदास और तुलसीदास की रचनाएं जब हम देखते हैं तो वहां पे अवधी और ब्रज भाषा का वहां पे आपको उल्लेख होता हुआ, मतलब उसी भाषा में रचनाएं लिखी हुई दिखाई देगी। मतलब मध्यकाल में वहां पे ब्रज और अवधी भाषा वहां पे प्रचलित थी और समाज में उन्हीं भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा था। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक भाषा का अपना एक अपनी ऐतिहासिक सीमा होती है। मतलब उसके बाद भाषा एकदम से नष्ट नहीं होती, वो परिवर्तित हो जाती है। उसका उदाहरण क्या है, देखिएगा कि मान लीजिएगा 13वीं शती में वहां पे जब ब्रज भाषा वहां पे बोली जा रही है या अवधी भाषा बोली जा रही है, वही भाषा 17वीं शती तक आते आते धीरे धीरे परिवर्तित हो जाती है और 18वीं शती में आते आते पूर्णतः जो है एक स्वतंत्र रूप जो है अवधी से ही निकला हुआ या ब्रज से ही निकला हुआ वहां पे सामने आ जाता है। तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि विशिष्ट ऐतिहासिक सीमा तक ही भाषा जो है वहां पे उपयोग में लाई जाती है। मतलब इसके आधार पर कहेंगे कि प्रत्येक भाषा की अपनी एक ऐतिहासिक सीमा होती है। अगली विशेषता है भाषा का अपना कोई अंतिम रूप नहीं होता। मतलब मैंने अभी भी कहा कि एक प्रकार से मान लीजिएगा कि पाली चली गई, प्राकृत आ गई, प्राकृत चली गई, अपभ्रंश आ गई। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वहां पे पाली समाप्त हो गई फिर प्राकृत का निर्माण हो गया, फिर प्राकृत समाप्त हो गई फिर अपभ्रंश का निर्माण हो, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे होता यह है कि पाली के ही कुछ शब्द या पाली में ही थोड़ा बहुत अंतर आके वहां पे प्राकृत भाषा निर्माण हो जाती है और प्राकृत में ही थोड़ा बहुत परिवर्तन होके वहां से ही अपभ्रंश भाषा वहां पे निर्माण होती हुई दिखाई देती है। इसलिए भाषा की विशेषता बनती है किसी भी भाषा का अंतिम रूप नहीं होता। मतलब भाषा बिल्कुल नष्ट हुई है ऐसा कह नहीं सकते, उसका सिर्फ बदला हुआ रूप जो है हम वहां पे देख सकते हैं। तो इस आधार पर भाषा की विशेषता बन जाती है, भाषा का अंतिम रूप नहीं होता। उसी प्रकार अगली विशेषता है
भाषा सामाजिक वस्तु है। अर्थात इसका मतलब यह है कि भाषा किसी एक व्यक्ति की संपत्ति है या किसी एक व्यक्ति की मालकियत है, ऐसा नहीं है। उसका मतलब यह है कि भाषा सामाजिक वस्तु है। भाषा का प्रयोग या भाषा का इस्तेमाल जो है पूर्णतः समाज में होता है, समाज के लिए होता है, और समाज अपने सभी गतिविधियों के लिए भाषा का प्रयोग करता है। इसलिए भाषा पूर्णतः सामाजिक वस्तु है और कोई एक व्यक्ति जो है भाषा का निर्माण नहीं कर सकता। उसके पीछे की वजह यह है क्योंकि हम किसी स्वयं के लिए, मान लीजिएगा आप किसी जगह पे एकांत पे अकेले ही है, तो वहां पे अपने लिए भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। भाषा का इस्तेमाल करने की जरूरत कब पड़ती है? जब अपने साथ कोई दूसरा व्यक्ति वहां पे होता है, तो उसके साथ वार्तालाप करने के लिए, अपने दिमाग के विचार उन तक पहुंचाने के लिए वहां पे भाषा का हम प्रयोग करते हैं। मुझे बताना यह है कि भाषा सामाजिक वस्तु है। इससे तात्पर्य यह है कि भाषा समाज में ही निर्माण होती है, समाज में ही कार्य करती है। भाषा का पूर्ण प्रयोग जो है समाज में ही होता है। इस आधार पर हम इतना समझ सकते हैं, भाषा पूर्णतः सामाजिक वस्तु है, किसी एक की इंडिविजुअल संपत्ति नहीं है, किसी की वैयक्तिक संपत्ति नहीं है। अर्थात मराठी भाषा समाज की भाषा है, हिंदी भाषा समाज की भाषा है, क्योंकि संपूर्ण समाज जो है उस भाषा को इस्तेमाल करता है और समाज की सभी गतिविधियां जो है भाषा के माध्यम से संपन्न हो जाती है। कोई एक अकेला आदमी अपने खुद के लिए किसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करता, तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि भाषा सामाजिक वस्तु है। अगली विशेषता है, प्रत्येक भाषा की अपनी संरचना होती है। संरचना से तात्पर्य क्या है कि भाषा इस्तेमाल करने की एक प्रयोग विधि होती है। प्रयोग विधि से मतलब यह है कि उसको कैसे सही रूप में इस्तेमाल किया जाए, उसका सही प्रयोग क्या है, उसका गलत प्रयोग क्या है। मतलब बोलने के स्तर पर हम भाषा किस प्रकार बोल सकते हैं, लिखने के स्तर पर भाषा की क्या व्यवस्था है। अर्थात प्रत्येक भाषा का अपनी एक संरचना होती है। इसका मतलब यह है कि वह भाषा उसी ढंग से बोली जाती है, तभी उसका मतलब समझ में आता है। अर्थात संरचना से तात्पर्य यह है कि भाषा की एक व्याकरणिक व्यवस्था होती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम समझेंगे कि हिंदी में अगर कोई भी वाक्य जब बनाया जाता है तो कर्ता कर्म क्रिया इस सूत्र के आधार पर बनाया जाता है। मतलब मुझे बताना क्या है कि हिंदी में कोई भी वाक्य लिखते समय पहले कर्ता लिखा जाएगा, फिर कर्म लिखा जाएगा और फिर क्रिया लिखी जाएगी। उदाहरण के तौर पर राम ने रावण को बाण से मारा, ये उदाहरण, इसमें हम कर्ता के रूप में अगर उस वाक्य को थोड़ा सा विभाजित करने की कोशिश करेंगे तो वहां पे राम ने ये कर्ता बन जाता है, रावण को बाण से ये कर्म बन जाता है और मारा जो है ये क्रिया बन जाती है। मतलब हिंदी का पूरा वाक्य जो है कर्ता कर्म क्रिया इस संरचना के आधार पर निर्माण होता है। उसी प्रकार मराठी की भी वही व्यवस्था है, लेकिन अंग्रेजी में थोड़ी सी अलग व्यवस्था हो जाती है। अंग्रेजी में पहले कर्ता आता है, बाद में क्रिया आती है और अंत में कर्म होता है। उदाहरणार्थ राम किल्ड रावण, अर्थात यहाँ पे किल्ड शब्द बीच में आ गया है और वह क्रिया होती है। अर्थात अंग्रेजी का सूत्र क्या है, कर्ता क्रिया कर्म। मतलब अंग्रेजी की संरचना यह है कर्ता क्रिया कर्म और हिंदी की संरचना है कर्ता कर्म क्रिया। मतलब प्रत्येक भाषा की अपनी एक संरचना होती है। इसका मतलब यह है कोई भी भाषा जब इस्तेमाल होती है तो उसी संरचना के आधार पर उसको इस्तेमाल किया जाता है। पुल्लिंगी शब्दों के लिए पुल्लिंग क्रिया वहां पे इस्तेमाल होती है, स्त्रीलिंग शब्दों के लिए स्त्रीलिंग क्रिया वहां पे इस्तेमाल होती है। तो उस आधार पर ये भाषा की जो बनावट है या भाषा का जो प्रयोग है ये पूर्णतः उसकी संरचना पर वहां पे निर्भर होता है। तो इसलिए वहां पे भाषा की विशेषता बन जाती है, प्रत्येक भाषा की अपनी संरचना होती है। तो अगले लेक्चर में मैं बाकी बची हुई जो विशेषताएं हैं वो आपके सामने रखूंगा और उसके बाद मुझे लगता है कि ये मुद्दा हमारा समाप्त हो जाएगा। तो अब तक जो लगभग मुझे लगता है कि 11 विशेषताएं हो गई है और उन 11 विशेषताओं को थोड़ा सा और एक बार 2-3 बार सुनने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आपको इसमें से कुछ समझ नहीं आता है तो मुझे कभी भी आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए रुकते, अगले लेक्चर में मैं 12वीं मतलब आगे की जो विशेषताएं हैं वो आपके सामने विश्लेषित करूंगा। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।